नूरुल साहब, आप एडवोकेट भी हैं, आपको क्या लगता है जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी ये कहाँ ये मामला है और ये कहाँ तक आगे पहुंचेगा? क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लॉ कमीशन ने सिफारिशात मांगी। तो मैं चाहूंगा जरा साहब हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या प्रोसेस हो सकता है इसका अभी से लेकर के कानून बनने तक का। देखिए, अब अगर कोई लागू ही करना चाहता है चुनावी एजेंडे के तौर पे, जैसा कि उनकी विचारधारा और नीति है, उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाँ तक लागू करने की बात है, देखिए 21वां लॉ कमीशन ने जब रिपोर्ट मांगी थी, मैं समझता हूँ 2017-18 में मांगा था, नियर अबाउट करीब 5 करोड़ लोगों ने उसमें अपनी राय दी थी। और उसके बाद उसने जो शब्द कोड किए थे, लॉ कमीशन के 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं है और ये कोई विकल्प भी नहीं है। और अभी जल्दी की बात है, और आप फिर एक उसको आप नहीं लागू, उसको नहीं माने, आप फिर एक नया लॉ कमीशन आपने फिर राय मांगनी शुरू कर दी। और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपने कहा था वो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है लागू करने के लिए जी, संविधान सभा 44। में। जी, इस पर पूरी बहस चली, तो आप 44 केवल मत देखिए। जो हमारा जो वकार भाई ने कहा 14, 15, 16 या 25, 26, 29 आर्टिकल, ये फंड आप इसको समझे जो धर्म की स्वतंत्रता, परंपरा की, कस्टम की आजादी देता है मानने की, हमको राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, ये फंडामेंटल राइट्स है। और 44 जो है ये 36 से और 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये दुरई राजन का 1951 में केस था, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तत्व, मैं कोट कर दे रहा हूँ उसका हिंदी अनुवाद, कि ये तत्व अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन है, उन पर प्रभुता नहीं रख सकते। ये नीति निर्देशक तत्व जिसमें 44 है, नहीं रख सकते। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये तत्व अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन है, उन पर प्रभुता नहीं रख सकते, दोनों में विवाद पैदा होने पर मौलिक अधिकार वरीयता पाएंगे। ये 1951 में है। और बाद में 1951 में ये दुरई राजन के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव होगा, दोनों या सामने सामने होंगे, तो मौलिक अधिकार पाएगा, वरीयता पाएगा। बाद में इन्होंने हार्मोनी का सिद्धांत डेवलप किया कि सबकी सहभागिता से और मिलजुल कर, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स है, उसका अगर आपका हरण हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप नहीं जा सकते। अच्छा, आप केवल 44 की बात कर रहे हैं, आप 43 की बात क्यों नहीं करते? आर्टिकल जो कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनिवार्य होगी, इतनी दी जाए। जो कह रहा है 45 की बात क्यों नहीं करते, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 47 की बात क्यों नहीं करते, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य राज्य का है। ये आप केवल 43 की बात क्यों नहीं करते, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप इसकी बात क्यों नहीं करते? 39 बी की बड़ा बेहतरीन ये आर्टिकल है कि राज्य के संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो कि उसका लाभ जनसंख्या के सभी लाभों को, भागों को प्राप्त हो। कुछ लोगों तक केंद्रीकरण न हो जाए, कुछ लोगों तक पूरी प्रॉपर्टी, पूरा धन। ये 39B, इन सब की बात आप क्यों नहीं करते? कर्मकारों को बराबर जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी कम से कम वो मिले, काम मिले, इस पर पहले बात होनी चाहिए। आप 44 पकड़ के बैठ गए और 44 पर लॉ कमीशन ने अभी रिपोर्ट भी दे दी। आप करना क्या चाहते? और मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहूँ आपसे कि थोड़ा लंबा हो जाएगा कमेंट्स, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से, इजाजत दें तो मैं जोड़ दूं। जी बिल, इजाजत है आपको, पूरा स्पेस आपका है, टाइम है पूरा। पूरी दुनिया में ये वसूल है और यही नियम है डेमोक्रेटिक कंट्री का, वकार भाई, कि बहुसंख्यक समाज के लॉ में सुधार करना या उसमें तब्दीली करना आसान होता है, अल्पसंख्यकों का नहीं।
क्योंकि अल्पसंख्यकों को ये एहसास दिलाना होता है कि आपकी पूरी परंपरा धर्म का ऐसे हम अक्षुण रखेंगे, पूरा सम्मान देंगे, ताकि उनको कहीं से ये ना एहसास हो हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। और इसका मैं सबूत सिर्फ 2 राज्यों का दूंगा, सिर्फ 2 देशों का। और जिनके एक तो उसमें ऐसा है जिन्हें हम पानी पी पी कर गालियां देते हैं कि ये यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा अन्याय होता है, हर चीज में तुलना करते हैं, वो पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तमाम रिफॉर्म किए, तमाम संशोधन किए, मुस्लिम वो बहुसंख्यक है, हिंदू लॉ को टच नहीं किया आज तक। हिंदू पर्सनल लॉ को न उन्होंने टच किया, न बांग्लादेश ने टच किया। और मुस्लिम लॉ में बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए, बहुत ज्यादा सुधार किए। जैसे पोते को नहीं मिलता शम्स भाई बाप के मरने के बाद, पाकिस्तान ने उसमें सुधार किया। लेकिन अल्पसंख्यकों पर का विश्वास बना रहे, इसके लिए नहीं टच किया। डेमोक्रेटिक कंट्री की यही पहचान है। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिसको मुंह भर के गालियां दी जाती है, हुब्बुल वतनी की एक शनाख्त ही बन गई है पहचान को, पाकिस्तान को गालियां देना, उसने अपना मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ को टच नहीं किया, विरासत के या किसी भी कानून। एक बड़ी बात है। हालांकि पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है इंडिया की तरफ से अल्पसंख्यकों को दबाने का, उनको उनके राइट से महरूम करने का। उसने आज तक राय भी नहीं मांगी, टच करना तो दूर की बात। जैसे 21वां लॉ कमीशन ने मांगा, राय मांगा, दिया गया, उसने कहा संभव नहीं है, हटा दिया, फिर आप लागू कर दिए। उसने आज तक राय ही नहीं मांगी। और मैं बता दूं, यही नहीं, मुगल रहे हो, दिल्ली सुल्तनत रही हो, मतलब किसी मुस्लिम शासक ने भी कभी हिंदू लॉ को टच नहीं किया। अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान, उन्होंने बाद में हिदायत से गवर्न किया, कहा वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होगा और हिंदू अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होगा। किसी ने टच नहीं किया, शासक वर्ग बिल्कुल टच नहीं करता। और अल्पसंख्यकों को तो डेमोक्रेटिक कंट्री में टच ही नहीं किया जाता। और आप माइनॉरिटीज के ही पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक मामला है। अच्छा, इसके पीछे एक और मैं चीज बताऊं, हमारी क्या कमी है। हम वकार भाई एक जुमला कहते हैं, बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा, हो सकता है आप इख्तिलाफ करें, कि कभी भी माइनॉरिटी को देशभक्ति साबित नहीं करनी चाहिए, अपने हक मांगने चाहिए। मैं सहमत हूं इससे। मैं किनका जुमला है ये? जुमला किनका है? वकार भाई का। अच्छा, वकार साहब का जुमला है। ओ जी, गुड। और हम लगातार देशभक्ति साबित कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको अनगिनत गांव दिखाऊंगा। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आप तो अपना धर्म कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। हर धर्म के लोग सबको मानने से तो रोका जाता है कि बुनियादी फर्क क्या है इस्लाम में। आप अपना धर्म का पालन कहीं भी कर सकते हैं, हर धर्म के लोग करते हैं। हमारे लोग बहुत दावा करते हैं धर्म का पालन करने का। मैं आपको 1000 से ज्यादा गांव बताऊंगा, यूपी में, पूरे देश में, आपके बिहार में होगा, आप गौर करें। हमने कभी मुद्दा नहीं उठाया। ठीक ठाक गांव में आप कुर्बानी नहीं कर सकते, बिल्कुल, कभी किसी मुसलमान ने उठाया ही नहीं। आप उठाइए। शहरों में नहीं करने दिया जा रहा है, हाई फाई सोसाइटी में। इस मरतबा तो आपने देखा मुंबई में और कई जगहों पर, इधर मुरादाबाद में कहा जा रहा है कि आप कॉलोनी में बकरा लेकर नहीं आ सकते। वो हनुमान चालीसा करते हैं, तमाम पूजा पाठ करते हैं, और बकरा लाने की वजह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है, उनकी पिटाई तक की गई है। तो अछूतों को, दलितों को, और दलितों के साथ कुछ मानवीय व्यवहार तब होना शुरू हुआ जब इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चाएं शुरू हुई। आप तो बैठ जाते हैं टीवी के सामने, हम सबसे बेहतर हालत में हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हालत में है, और आप त्योहार पूरी तरह नहीं मना पा रहे हैं। मतलब अपने मसाइल का पता नहीं है कि आप पर कितना अत्याचार हो रहा है, आपके इश्यूज क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और सीधे सीधे कह देते हैं कि माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स इंडिया में बहुत खुश हैं, मोदी की सरकार में उनको कुछ भी नहीं हो रहा। जी, मुझको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, इनसे ये बहुत बड़ी शिकायत है। ये बहुत खतरनाक मामला है। आप जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध नहीं पाएगा। आप जब कहते हैं हम बहुत भले तरीके से हैं, तो फिर यूसीसी झेलिए। आप जब कहते हैं हम कुर्बानी तक नहीं कर पाते, हम अपने त्योहार पूरी तरह नहीं मना पाते,
फिर वो कहते हैं तरावी कि नहीं पढ़ने दी गई है नूरुल ऐन साहब। इसी साल रमजान में तो इसी आपने दिल्ली उठाया के नहीं करीब मुद्दा ना। नोएडा में एक सोसाइटी है, नहीं, आप उठाते, और आप उठाते मुसलमान हैं। अपने घर में नहीं, नमाज अदा आप कर रहे थे, आपका मतलब उनको हम उनके घर में तरावी पढ़ने से मना किया गया, रोक दिया गया। तो इसको आप चर्चा, आपका मतलब हम आप मुस्लिम कम्युनिटी चर्चा का विषय नहीं बनाती ना, फिर भी हम ढोल पीटे जा रहे हैं। हम किस हाल में, दुनिया में सबसे खराब, सबसे बुरी दुर्दशा माइनॉरिटीज में डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडियन मुस्लिम की है।